आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त और झकास होंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका वन शॉट डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो 4 मार्क की वेटेज जिसकी सीबीएसई में होती है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स, ये सीबीएसई में यहाँ पे ओमिटेड है। आज के वीडियो में हम ये टॉपिक बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल एंड में इसको कवर करेंगे। और कवर करने का कारण एक ही है कि बहुत सारे मेरे यहाँ पे स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं और उनके एग्जाम में ये टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे नाराज हो या इनको ये क्वेश्चन कहीं और जाके ढूंढकर पढ़ना पड़े। तो भाई चैप्टर करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर 100% इन डिटेल करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ जाते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगी। इतना कह सकते हो कि भाई अगर ये एक लेक्चर आप ध्यान से देखोगे ना, चैप्टर एकदम दिमाग से उतर के दिल में बस जाएगा। ठीक है, लेक्चर की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक पे या इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद उसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस करेंगे, फॉलोड बाय द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देन हम डीमोनेटाइजेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड लास्ट में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये डिलीटेड इन सीबीएसई है। वापस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो सीबीएसई में टॉपिक डिलीटेड है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, नहीं टॉपिक पढ़ोगे, स्किप कर दोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप कल उठ के प्लान कर रहे हो कि भाई मेरे को सीयूईटी की एग्जाम देनी है, टॉपिक अभी से पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक एज इट इज आपको सीयूईटी के एग्जाम पे कवर करना पड़ ही जाता है। ठीक है, बिना देरी के हम डायरेक्टली यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद द वन शॉट वीडियो ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरा चैप्टर 100% इन डिटेल करेंगे, कैसे कि चैप्टर दिमाग से होके दिल में उतर जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जाते हैं टू द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करूं, ये शब्द को अब दो पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक कर दो। मैं जब भी कहती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये जो वर्ड है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अब अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूं सिंपल शब्दों में, बेटा एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी यहाँ पे सराउंडिंग्स। क्या होता है एनवायरनमेंट का मतलब, तो हमारी सराउंडिंग्स, आजू बाजू का जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वो हमारी सराउंडिंग्स है। फिर एग्जाम्पल, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आजू बाजू जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो बिल्डिंग्स है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पानी है, मिट्टी है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये हमारी सराउंडिंग्स है और ये हमारे लिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब मैं कहती हूँ बिजनेस की सराउंडिंग्स, अब देखिए जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपकी भी आजू बाजू एक सराउंडिंग होती है। आपके आजू बाजू आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपकी गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, एक्सेट्रा। तो एक बिजनेस के सराउंडिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यही सराउंडिंग्स जो है इसको हम यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। सिंपल शब्दों में बिजनेस के आजू बाजू सराउंडिंग्स में जो भी फैक्टर फोर्सेस है उसको हम बिजनेस की सराउंडिंग्स है तो बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसका जो मतलब है, इसका मीनिंग आप एग्जाम में यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करोगे। तो एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम में बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे बताओगे कि जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सारे वो फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस के सराउंडिंग में जो जो चीजें आती है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस है, डिमांड है, सप्लाई है, गवर्नमेंट का टैक्सेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी चीजें आती है। ठीक है, इंडिविजुअल, फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें जो बिजनेस के सराउंडिंग में है, लेकिन इनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे आजू बाजू जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बट क्या ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हमारा कंट्रोल होता है? मतलब आज बहुत बारिश हो रही है, मेरे को बाहर जाना है, कोई पार्टी में जाना है, तो मैं बारिश को कह सकती हूँ ऐसे, पॉज,
हो सकता है क्या? नहीं। तो जैसे हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आने से, नया टैक्स रेजिम आने से रोक सकता है क्या? नहीं। तो ये ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स है जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनका जो इंपैक्ट या इफेक्ट है बिजनेस, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सक्सेस, उसके ऊपर जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कल उठ के कोविड आ गया, ठीक है, वैसे भी अभी बवाल बीच में मच रहा था, कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है, बच्चे तो खुश भाई, कोविड आ रहा है, एग्जाम कैंसिल होगी, पहली चीज तो दिमाग में ही आती है, ठीक है। बट अगर हम कहते हैं लेटर से कि वापस अगर कोविड आ गया या कोविड जैसी कोई और बीमारी यहाँ पे स्प्रेड हो गई, वापस हमें कंट्री को लॉकडाउन सिचुएशन में डालना पड़ा, भगवान करे ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा करना पड़ा तो वापस हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाएगी, वापस देश में मंदी आ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएगी, ठीक है, रिसेशन आ जाएगा, ये चीजें हो सकती है, बिजनेसेस को इसकी वजह से लॉस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो इसका असर बिजनेस के ऊपर जरूर होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी बहुत ज्यादा फायदा होता है, कभी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बट बिजनेस के ऊपर असर तो जरूर होता है। जैसे हमारे आजू बाजू जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज होता है तो हमारे ऊपर असर होता है। जैसे बारिश शुरू हो गई, अ, छू, है ना, जैसे सर्दी शुरू हो गई तो सुबह उठते वक्त है कि नहीं, जैसे गर्मी शुरू हो गई, हाँ। तो जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे ऊपर असर करते हैं, सिमिलरली बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है वो बिजनेस के ऊपर असर जरूर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम, लॉसेस, इसके ऊपर इंपैक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एक कोई भी चीज को स्कैन करना मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम काफी बार ऐसे टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड को स्कैन किया जाता है, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को एकदम बारीकी से जांचना, बारीकी से परखना, समझना, उसकी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। जब हम बॉडी स्कैनिंग कराते हैं या मेडिकल पर्पसेस के लिए स्कैनिंग कराते हैं तो हमारे जो बॉडी है, पार्ट्स है, ब्लड फ्लो है, इन चीजों को बारीकी से जांचा जाता है, राइट। सिमिलरली जब मैं कहती हूं एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो यहां पे बिजनेस क्या करता है, उसका जो एनवायरमेंट है, मतलब बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है, बिजनेस इनको बहुत बारीकी से जांचता है, परखता है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों, बिजनेस को कौन सी बीमारी है कि उनको एनवायरमेंट को परखना है, समझाती हूँ। देखिए बिजनेस के एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका असर बिजनेस के ऊपर होता है, कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, लेकिन क्या चेंजेस होंगे, कब होंगे, उसका मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा, कितना फायदा कितना नुकसान होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस ये एनवायरनमेंट को बारीकी से परखते हैं, बारीकी से इसको स्टडी करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट में कब कहां क्या चेंजेस होने की आशंका है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपेयर्डनेस करते हैं। इसका एक सिंपल से एग्जांपल देती हूं। जैसे इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट है IMD। काफी बार आपने पढ़ा होगा IMD की वार्निंग आई है, IMD ने बोला यहाँ पे बारिश होने वाली है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का काम है क्लाइमेटिक कंडीशंस को बारीकी से स्टडी करना, हवा का फ्लो कितना है, मॉइस्चर कितना है, बादल कितना है, गर्मी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितना है, इन चीजों को यहाँ पे स्टडी करना एंड फोरकास्ट करना, मतलब अंदाजा लगाना कि आगे जाके क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, नेक्स्ट 2 दिन में बारिश होने वाली है, बर्फ गिरने वाली है, बहुत ज्यादा बारिश होके बाढ़ आ सकती है, तो वार्निंग जारी करना कि लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, अपने ट्रैवल प्लान्स बनाए, बाहर निकले तो उस हिसाब से प्लान करके निकले। ठीक है, तो अगर मैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करूं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में बिजनेस एग्जैक्टली क्या करता है, तो बिजनेस यहाँ पे अपनी एनवायरमेंट मतलब अपनी सराउंडिंग्स को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से जांचता है, परखता है।
ये बिजनेस क्यों करता है, सो दैट उसको समझ में आए कि मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस कब कब हो सकते हैं एंड मुझे किस हिसाब से इन चेंजेस के लिए तैयारी करके पहले से रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा आप हमेशा याद रखना, कभी भी फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप इसको फीचर्स भी कह सकते हो, आप इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, या तो नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। तो याद रखना है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम है। ठीक है, सबसे पहला फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। अब जैसे अगर आपके घर के क्लाइमेट की बात करें या घर के वातावरण की बात करें, वो आपके हाथ में होता है। मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी चालू कर सकती हूँ, मुझे ठंडी लग रही है तो मैं खिड़की विड़की बंद कर सकती हूँ, पंखा बंद कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश है तो बचने के लिए घर की खिड़की विड़की बंद करके घर पे बैठ सकती हूँ। घर के अंदर की क्लाइमेट को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्सटर्नल क्लाइमेट की बात करते हो, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हम चाहे तो भी एक्सटर्नल क्लाइमेट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा फैक्टर या फोर्स है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, वो सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस को हम बिजनेस एनवायरनमेंट पे इंक्लूड करते हैं। चाहे वो चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन हो, कंट्री में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, महंगाई बढ़ गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस चेंज हो गए, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, गोल्ड की प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्या बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर कहता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में दो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, पहले हम वो यहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करती हूं स्पेसिफिक फोर्सेस की, सबसे पहले जब मैं बात करती हूं स्पेसिफिक फोर्सेस की, तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है फोर्सेस दैट हैव अ डायरेक्ट impact on that particular business only। ठीक है, इसका एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। फिर एग्जांपल मान के चलिए कि आपकी एक फैक्ट्री है जहां पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो। आपकी फैक्ट्री के जो वर्कर्स है कुछ मांगे आपके पास लेके आए थे, मेरे को ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपने उनकी मांगे पूरी करने से मना कर दिया। वर्कर्स ने डिसाइड किया और सारे वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सारे वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए। अब वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, फैक्ट्री में काम रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया। जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपके बिजनेस को नुकसान जरूर होगा। लेकिन क्या इसका असर बाकी बिजनेस और उसकी फैक्ट्री पे होगा? शायद नहीं। अगर बाजू में दूसरी फैक्ट्री है, उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनके ऊपर हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी फोर्सेस है जिनमें चेंजेस आने से सिर्फ आपकी बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, बाकी बिजनेसेस पे उसका ज्यादा असर नहीं होता, ऐसे फोर्सेस को हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, याद रख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ डैश फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एग्जांपल्स याद रख के जाना है। या सिंपल तरीके से ये सोचना है कि बाबा इनमें चेंज आया तो एक बिजनेस को इंपैक्ट होगा या सारे बिजनेस को इंपैक्ट होगा। ठीक है, फिर एग्जांपल आपके कस्टमर्स है। अगर आपके कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए तो आपके बिजनेस के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा, बट बाकी बिजनेसेस पे नहीं होगा। मान के चलिए आपकी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने आपके बिजनेस पे यहाँ पे पैसा लगाया है। अगर आपके इन्वेस्टर्स की सोच बदल गई, अगर आपके इन्वेस्टर्स ने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इसका असर आपके बिजनेस पे होगा, बाकी बिजनेसेस पे नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके सप्लायर्स है। अगर आपके सप्लायर्स ने जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो सप्लाई करते हैं वो खराब कर दिया, इंफीरियर कर दिया, सप्लाई करना स्लो कर दिया, तो इसका असर आपके बिजनेस पे होगा, बाकी बिजनेसेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा। क्रेडिटर्स है,
ठीक है, जो आपको उधारी पे सामान देते हैं या जिनको आप उधारी पे सामान यहाँ पे देते हो। तो मान के चलिए अगर आप किसी को उधारी पे सामान देते हो, अगर उन्होंने आपका पैसा नहीं लौटाया या पैसा डूब गया तो इसका असर आपके बिजनेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, तो इसका लॉस आपके बिजनेस के ऊपर होगा, बाकी बिजनेसेस पे नहीं। उसके अलावा आपकी कॉम्पिटिटर्स है, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बढ़ते गए तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस बंद हो गया तो आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, बाकी बिजनेसेस पे शायद नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में और एक कैटेगरी ऑफ फोर्सेस होते हैं जिनको हम यहाँ पे कहते हैं जनरल फोर्सेस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उनको हम यहाँ पे कहते हैं जनरल फोर्सेस। ठीक है, जनरल फोर्सेस की बात करें तो जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? फोर्सेस दैट हैव अ कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑन all the businesses in general। ऐसे फोर्सेस या फैक्टर जिनमें बदलाव आने से, चेंजेस आने से असर सभी बिजनेसेस पे होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बिजनेस पे कम हो रहा है, किसी बिजनेस पे ज्यादा हो रहा है, बट असर सभी बिजनेसेस पे यहाँ पे होता है। अब अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करूं तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री में चेंज हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, रिसेशन आ गया, मंदी हो गई। ठीक है, तो ऐसे केस में असर सभी बिजनेसेस पे होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज्यादा होता है। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, लोगों की पसंद नापसंद बदल गई। आज के तारीख में लोग ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हर बिजनेस पे इसका असर हो रहा है। किसी पे पॉजिटिव हो रहा है, किसी पे नेगेटिव हो रहा है, किसी पे अच्छा हो रहा है, किसी पे बुरा हो रहा है, हो सकता है। पॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट की सोच चेंज हो गई, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, असर सभी बिजनेसेस पे हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आज के तारीख में टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही फास्ट चेंज होती है। नए नए एडवांसेस, इनोवेशंस, डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी में आते रहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, नए नए कायदे कानून का आना, एग्जिस्टिंग जो कायदे हैं, फॉर एग्जांपल आईपीसी की धाराएं चलती थी इंडिया में, उसको हमने रिप्लेस करके बीएनएस बना दिया, राइट। जो कंपनीज एक्ट थी उसमें अमेंडमेंट लाया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थी उसको चेंज किया, जो मोटर व्हीकल एक्ट थी उसको चेंज किया। तो ये जो कायदे कानून होते हैं, इसमें जब आप बदलाव लाते हो तो इसका भी असर सभी बिजनेसेस पे हो सकता है, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। बट कोई भी जनरल कंडीशंस है जिनमें बदलाव लाने से असर सभी बिजनेसेस पे हो सकता है, उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज इंटर रिलेशन। अच्छा बाबू, अगर आप इंटर रिलेशन की बात करो, इसको कई किताबों में यहाँ पे इंटर रिलेटनेस भी कहा गया है, दोनों वन एंड द सेम है। ठीक है, इंटर रिलेटनेस या इंटर रिलेशन की अगर आप बात करो तो ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स या फोर्सेस है, ये सारी फैक्टर्स एंड फोर्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज, टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स मार्केट पे आज के तारीख में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन कोई नया प्रोडक्ट है या नया आविष्कार है, ऐसा कुछ नहीं है। सदियों से सनस्क्रीन ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल होते जा रहा है, बट सडनली अचानक से सनस्क्रीन जो है बहुत ज्यादा ब्रांड्स की, बहुत वैरायटीज की मार्केट में यहाँ पे आ चुकी है। इसका कारण क्या है? धीरे धीरे लोगों में जो अवेयरनेस है स्किन केयर को लेके, या ये जो यूवी रेज है कैसे हमारी स्किन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इससे कैसे हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, ये अवेयरनेस लोगों में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले लोग क्या कहते थे मालूम है? धूप में जा रहे हो सनस्क्रीन लगा के जाओ नहीं तो काले हो जाओगे। तो सनस्क्रीन लगाने का पहले तो एक ही कारण था कि स्किन टैनिंग हो जाएगी, तो टैन से हमें बचना था। बट धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बढ़ा रहे हैं और इसके लिए सनस्क्रीन की डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज हो रही है। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा स्किन केयर को लेके, इसीलिए सनस्क्रीन की डिमांड बढ़ी। लोगों में अवेयरनेस बढ़ा हेल्थ को लेके, इसीलिए ब्लड टेस्ट का डिमांड बढ़ा। बराबर। तो यहां पे एक चीज में बदलाव आया, उसकी वजह से दूसरे चीज में बदलाव आया, यही हम कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। नंबर ऑफ वर्किंग विमेन बढ़े, इसीलिए प्रोडक्ट्स जैसे वॉशिंग मशीन और मिक्सर की डिमांड यहाँ पे बढ़ी। तो एक चीज में चेंज आया, उसकी वजह से दूसरी चीज में चेंज आया,
इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक में जब बदलाव आता है तो उसकी वजह से दूसरा भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज अनसर्टेनिटी। बाबू अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। मतलब क्या, मैं आपको यहां पे समझा देती हूं। देखिए बेटा, चेंजेस तो बिजनेस एनवायरनमेंट में होते रहता है। कभी लोगों की पसंद बदलती है, कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ जाती है, कभी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। चेंजेस तो होते रहता है। भले ये चेंजेस कब होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, ये पता करने के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे स्कैन करते हैं, पता करते हैं कब कहां क्या चेंजेस हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें 100% पता है कब कहां कौन से दिन चेंजेस होंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई भी 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कब कहां क्या चेंजेस होंगे, कितने चेंजेस होंगे, नहीं कह सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में कब कहां क्या चेंजेस होंगे इनको प्रेडिक्ट करना, और काफी बार प्रेडिक्ट करने के बाद भी आपने जो सोचा वैसे नहीं होता है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। बहुत बार वार्निंग्स आती है, कल बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है, फ्लडिंग हो सकती है, घर से बाहर मत निकलना। सुबह उठते हैं, बारिश हो रही है, 1 घंटा हुआ बारिश बंद हो गई, आधा घंटा हुआ धूप निकल आई। क्योंकि आप इन चीजों को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब बेटा क्या होता है? तो डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कोई भी ऐसी चीज जो बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम डायनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स फोर्सेस है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार बदलेगा, 2 साल में एक बार बदलेगा, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। कभी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आ जाती है, कभी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कभी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो इसीलिए एज अ बिजनेस जब आप ये बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करते हो, एनालाइज करते हो कि कब कहां क्या चेंजेस होंगे, हमारे बिजनेस पे क्या असर होगा, ये ऐसा नहीं कि साल के शुरुआत में करना है, साल के अंत में करना है, नहीं। ये आपको रेगुलरली एवरीडे बेसिस पे करते रहना पड़ता है। राइट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली ये चेंज होते रहता है, और ये चेंजेस के मुताबिक बिजनेस इसको भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना पड़ता है, अडेप्ट करते रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉम्प्लेक्स। काफी किताबों में इसको कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया है, दोनों वन एंड द सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही चीज है या सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, डायमेंशंस है। चाहे आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहो, सोशल एनवायरनमेंट कहो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहो, लीगल एनवायरनमेंट कहो, इतने सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स है। अब ये सभी में कब कहां क्या चेंज होगा, उसका असर मेरे बिजनेस पे कितना होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा तो कितना होगा, नुकसान होगा तो कितना होगा, ये चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। वो होता है ना, कुछ पजल्स होते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपने देखा है कभी ऐसे दो धागे हैं एक दूसरे में ऐसे 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 इंटरट्वाइन हो गया है, तो कौन सा धागा कहां से घुस के कहां निकला है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। इतने सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स है, कब कहां क्या चेंज होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये पता करना डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए बेटा, ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सब जगह सेम है। क्या कभी ऐसा होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन सब जगह सेम है? डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज में क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होगी ना। सिमिलरली जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करोगे तो अलग अलग एरिया, स्टेट, रीजन, कंट्रीज में ये बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होगा।
अब जैसे एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर साड़ीज। साड़ीज की बात करेंगे तो इंडिया में साड़ीज की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा वो एक ट्रेडिशनल पहनावा है। बट वही अगर आप यूएसए चले जाओगे, कोई यूरोपियन कंट्री आप चले जाओगे, तो वहां पे साड़ी की डिमांड तो सेम नहीं होगी। इंडिया में जो कायदे कानून है दूसरे कंट्री में सेम कायदे कानून तो नहीं होंगे। इंडिया में जो लोगों की पसंद नापसंद है दूसरे कंट्री में सेम तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अलग अलग जगहों में, चाहे कंट्री टू कंट्री कंपेयर करो, रीजन टू रीजन कंपेयर करो, डिफरेंट जगहों में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट यहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाह रही हूं जो फीचर से यहाँ पे रिलेटेड है। याद रखिएगा क्वेश्चन का जवाब जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे करना है, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे पलटन को कितना इजीली ये चैप्टर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, political, technical or legal factors on change in demand of a product in the market। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है, कौन सा ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपका आंसर राइट होगा मैं आपके आंसर को यहाँ पे एक थम्स अप जरूर करूंगी। ठीक है, आगे चलते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा आप इसको इंपॉर्टेंस कहो, आप इसी को यहाँ पे सिग्निफिकेंस कहो, ये दोनों वन एंड द सेम है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट कहता है इट हेल्प्स और enables the business to identify the opportunities and get the first mover advantage। काफी बार बच्चे कहते हैं मैम पॉइंट इतना लंबा चौड़ा है बेटा, बट मतलब इसका बहुत आसान है। अब मैं कहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, कभी इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती है, कभी पॉलिटिकल कंडीशंस बदलती है, कभी लोगों की पसंद नापसंद बदलती है, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये कॉन्स्टेंटली बदलते रहती है। बट एज अ बिजनेस ये जो बदलाव है काफी बार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। काफी बार यहाँ पे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर आप समझ के सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो आपके बिजनेस को कई गुना ज्यादा यहाँ पे फायदा हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स होंगे जिससे आपके लिए शायद क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें, आज भी अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एक बार ऑब्जर्व करना कि आप कहीं घूमने जा रहे हो ना, मतलब एक बार काउंट करके देखना, सच्ची कह रही हूँ, ठीक है, कि घूमने जा रहे हो, हाईवे वाईवे पे जा रहे हो ना, तो एक बार जितनी भी गाड़ी आपके आजू बाजू जा रही है ना, उसमें से सुजुकी की कितनी गाड़ी है। सुजुकी का सिंबल सबको पता होगा, ऐसे एस वाला सिंबल है, ठीक है। सुजुकी की कितनी गाड़ी है ना, आप काउंट करना। प्रपोर्शन या शेयर ऑफ सुजुकी की गाड़ियां ना रोड पे आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। पहले जब इंडिया में ऑटोमोबाइल्स मतलब ये कार्स वार्स इतने ज्यादा नहीं बिकती थी। क्यों नहीं बिकती थी? क्योंकि कार्स महंगी थी, इंडिया में ज्यादातर कार्स बनती नहीं थी, तो हम इंपोर्ट करते थे, विदेश से इंपोर्ट करके लाते थे तो और महंगी बन जाती थी। महंगी थी, लोन्स नहीं मिलते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, तो जल्दी किसी के घर में आपको गाड़ी नहीं दिखेगी। पहले तो ऐसा था बेटा, आज से मतलब मैं 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, 20 साल 25 साल पहले तो ऐसा था कि किसी के घर पे अगर कार है ना, तो पूरे मोहल्ले को, पूरे एरिया को पता है, अरे ये वही है जिसके घर पे गाड़ी है ना, ये वही है। मतलब एक ऐसा व्हाट होता था, कार होती थी घर पे तभी तो। अब ये कार्स इतनी कॉमन हो गई है, बट लोगों को कार्स चाहिए या लोगों को अफोर्डेबल कार्स चाहिए, ये पहली बार पहचाना था सुजुकी ने। सुजुकी ने इंडिया में आके मारुति के साथ टाई अप किया, वो सब बात आप यहाँ पर छोड़ दो, बट पहली बार मारुति सुजुकी ये कंपनी थी जिसने पहचाना इंडिया में लोगों की कार्स की रिक्वायरमेंट और अफोर्डेबिलिटी की रिक्वायरमेंट। इसको एज एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और इंडिया में आके यहाँ पे अफोर्डेबल कार्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। आगे मारुति 800 एंड लॉर्ड ऑल्टो जो है, इसकी कहानी तो आप सभी को पता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन या एनालाइज करते हो, काफी बार आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखती है, आप उनको अगर प्रॉपर्ली पहचान के सही तरीके से अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है।
सिमिलरली व्हाट्सएप की कहानी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन्होंने पहली बार यहाँ पे समझा था लोगों की जो सोशलाइजिंग नीड्स है कि भाई उनको कोई तो एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे वो इजीली एक दूसरे से बात कर सके, दूर देशों में बात कर सके, इंटरनेट के द्वारा बात कर सके। ये एप्लीकेशन आने के बाद कई और एप्लीकेशंस आए, हाइक आया, टेलीग्राम आया, ठीक है, सिग्नल आया, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए। बट आज भी लोगों के मोबाइल में जिसने जगह बनाकर रखी है वो तो व्हाट्सएप ही है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए अगर आप एक बिजनेस हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जो बिजनेस उस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहला बेनिफिट उठा पाता है उसको हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल्स की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हमने स्कैन किया, जाहिर सी बात है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बट सिमिलरली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, थ्रेट मतलब खतरा, एंड गेट द वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, तो बेटा जब आप यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, अगर कोई खतरा है जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है, तो वो आपको पहले से ये खतरे के बारे में आगाह करता है, मतलब वार्निंग दे देता है कि भाई ये खतरा आपके तरफ मुड़ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, आप इसकी तैयारी यहाँ पे करके रखो। अनडाउटेडली आप खतरे को टाल नहीं सकते। कल उठ के अगर फ्लड जाने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, आपको अगर पहले से भी पता है बेटा आप उसको रोक नहीं सकते। सिमिलरली एज अ बिजनेस अगर कल उठ के गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, कोई नया टैक्सेशन आ रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, बट पहले से पता होने से आप तैयारी कर सकते हो और नुकसान कम से कम हो ये आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मारुति ने इंडिया में ऑटोमोबाइल मार्केट में यहाँ पे एकदम राज करके रखा था, तब मारुति को पता चला कि अब ये देखकर कि भाई यहाँ पे बहुत गाड़ियां बिक रही है, अफोर्डेबल कार्स बिक रही है, और फॉरेन कंपनीज इंडिया में यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, तो उस जमाने में मित्सुबी है, ठीक है, या उसके अलावा जो फोर्ड है, हंडाई है, होंडा है, ये अलग अलग कंपनीज है जिन्होंने इंडिया के मार्केट में तभी एंट्री किया था। उनको पता था कि कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, तो हमारी कार्स की डिमांड को इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उनका जो प्रोडक्शन था उसको चेंज करके प्रोडक्शन फास्ट कर दिया। पहले के जमाने में कैसे था, अगर आप कार बुक करोगे तो 4 महीने, 6 महीने, साल भर लगता था कार डिलीवरी होने में। अब कंपटीशन आ रहा था, वो जल्दी कार दे देंगे तो लोग उनकी कार खरीदेंगे बोल के उन्होंने ये खतरे को कम करने के लिए या इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर वेटिंग टाइम जो है यहाँ पे रिड्यूस किया कि अभी भी लोग उनकी कार यहाँ पे खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। अब बहुत बच्चे ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ पाते, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी और उम्मीद रखती हूं इससे आपको ये पॉइंट 100% समझ में आ जाएगा। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हो तो जो अपकमिंग ट्रेंड्स है, क्या बदलाव आने वाला है, कैसे आने वाला है, इसका आपको पहले से अंदाजा मिल जाता है। अब अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कार्बन फुटप्रिंट, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातें कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ईवी कार्स प्रमोट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है। तो हमें पता है एज अ बिजनेस कि आज नहीं तो कल नहीं तो 5 साल या तो 10 साल में गवर्नमेंट ये जो पेट्रोल कार्स है, डीजल कार्स है, इनको कहीं ना कहीं बंद करेगा। बहुत सारी कंपनीज एंड ब्रांड्स ने आज डीजल कार्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, काफी मॉडल्स में अवेलेबिलिटी है, उसको कम भी कर दिया है। और वही ऑन दी अदर हैंड ये कंपनीज ईवी कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है, इसका प्रोडक्शन एंड वेरिएंट्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। जैसे क्रेटा में ईवी आ गई, ग्रैंड विटारा में इलेक्ट्रॉनिक आ गई। तो ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है, या ये कंपनीज क्यों ईवी कार ज्यादा बना रही है? बिकॉज उनको पता है कि फ्यूचर में ईवी कार्स ही यहाँ पे चलने वाली है और गवर्नमेंट उनको ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि धीरे धीरे यहाँ पे ईवी कार्स है, उनका प्रमोशन, उनका गवर्नमेंट सपोर्ट ये बढ़ने वाला है। हम क्या करता है, ईवी कार्स बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे अगर आपको एक ईवी कार बनानी है तो उसके लिए आपको इन्वर्टर, पावर कन्वर्टर, बैटरी, बैटरी चार्जर, चार्जिंग पॉइंट, ये चीजें आपको कार में लगेगी। इसको हम कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स या तो रिसोर्सेस जो मुझे लगेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए।
अब मैं क्या करती हूँ, तो ये रिसोर्सेस को पहले से अरेंज करके ईवी कार्स बनाना यहाँ पे शुरू कर देती हूँ, राइट। तो बेटा आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हो तो क्या चेंजेस आएंगे, लोगों की पसंद कहाँ पे जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नया चलेगा, वो हमें पता चलता है। तो वही प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिसोर्सेस हमें लगते हैं, हम उनको कलेक्ट करके अपनी कार्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस। देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये बदलते रहेगा बदलते रहेगा बदलते रहेगा, और ऐसा नहीं है महीने में एक बार बदलेगा, 6 महीने में एक बार बदलेगा, ये कॉन्स्टेंटली क्विकली चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। रैपिड मतलब फास्ट, तो बहुत फास्ट चेंज होते रहता है। एज अ बिजनेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके पास एक ही चॉइस है, या तो आप बिजनेस बंद कर दो, या तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक आप अपने आप को चेंज और अडेप्ट करके चलो। आज डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, बिजनेस के पास ऑप्शन नहीं है, उनको डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। आज ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन सेल्स ज्यादा बढ़ गए हैं, बिजनेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे उनको भी अपने ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप करने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ये जो फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको पहले से पता होगा कब क्या चेंजेस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी पॉलिसीज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और ये चेंजेस को अपने बिजनेस में अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। पॉइंट कहता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखिए बेटा, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। कहने का मतलब क्या है, हम आने वाले कल के लिए हमेशा प्लान करते हैं कि भाई आने वाले कल में हमें ये गोल पूरा करना है, ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, इस तरीके से बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो जब भी हम प्लान करते हैं, आने वाले कल के लिए करते हैं, तो आने वाले कल में एनवायरमेंट तो सेम नहीं रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आज आप प्लान कर रहे हो कि दिसंबर में क्रिसमस वेकेशन में आप कहीं घूमने जाओगे। लेटेस्ट से कि आप लोग यहाँ पे लेह लद्दाख टूर पे जाने वाले हो, घूमने जाने वाले हो विद फैमिली। तो बाबू, आज लेह लद्दाख में जो एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, वो सेम तो दिसंबर में नहीं रहेगा। अगर आप दिसंबर में घूमने जाने वाले हो तो तभी क्या क्लाइमेट होगा, तभी वहां पे क्या सिचुएशन होगी, उस हिसाब से आज आपको प्लान करना ना। तो सिमिलरली बिजनेस अगर आने वाले एक साल के लिए प्लान कर रहा है, तो आने वाले एक साल में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगी, ये समझकर फिर ही उनको प्लान करना पड़ता है, वरना उनके प्लान्स यहाँ पे फेल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, तो आने वाले कल में किस तरीके से हम अपने भी टूरिज्म इंडस्ट्री को यहाँ पे एक्सपैंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अच्छा, बिजनेस परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस ग्रो कर रहा है, ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा है, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। कि बिजनेस भाई आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट जब आप स्कैन करते हो, आने वाला खतरा है तो उसके नुकसान होने से आप अपने बिजनेस को बचाते हो, अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करके अपने बिजनेस के लिए, फायदे के लिए आप इस्तेमाल करते हो। अगर मान के चलो आप प्लान कर रहे हो, तो आने वाले कल के लिए सोच समझ के आप प्लान करते हो। जाहिर सी बात है, इससे आपके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव ही असर होने वाला है ना। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे तो फायदा होगा, थ्रेट से बचोगे तो नुकसान कम होगा, तो इससे बिजनेस का बेनिफिट ही बढ़ेगा और बिजनेस की जो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस है वो आपको हमेशा देखने मिलेगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी इस पॉइंट से लेके, शायद आप मेरी बात को यहाँ पे समझ जाओगे। फिर एग्जाम्पल अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे लेते हैं, तो आज से एक 5-10 साल पहले की अगर आप बात करोगे, तो महिंद्रा एंड टाटा जो है, इनकी ऑटोमोबाइल्स मतलब इनकी जो कार्स है, मार्केट में बहुत कम बिक रही थी। फॉरेन ब्रांड्स आ गए, फॉरेन ब्रांड्स की कार की जो डिजाइनिंग है, सर्विसेज है, इंटीरियर्स है, लोगो है, आउटर डिजाइनिंग है, ये सब में ये लोग compete नहीं कर पा रहे थे। बट आज के तारीख में टाटा महिंद्रा देखोगे तो नेक्स्ट लेवल पे उनकी कार्स यहाँ पे चले गई है। अब महिंद्रा को, टाटा को पता था कि इंडिया और टेस्ला का यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है कि भाई टेस्ला इंडिया में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि बिफोर टेस्ला इंडिया में आए और लोग टेस्ला की कार की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्यों ना हम उनको टेस्ला जैसी कार्स ही बनाकर दे दे।
इसीलिए टाटा कर्व बनी, इसीलिए महिंद्रा की जो BE6 है या BE9 है, ऐसी कार्स यहाँ पे बनी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप ये देखते हो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, और पहले से अगर उसकी तैयारी कर लेते हो, तो इसका असर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ, उनके सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इसके ऊपर जरूर दिखेगा। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस को याद रखने के लिए आप SLEPT ये एक निमोनिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, S इज सोशल एनवायरनमेंट, L इज लीगल एनवायरनमेंट, E इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, P पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, T टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, आपके सिलेबस के मुताबिक। अच्छा, बहुत बच्चों की किताब में यहाँ पे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी गिवन है, पेस्ले करके गिवन होता है, 6 पॉइंट्स गिवन होता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी गिवन होता है, बट CBSE सिलेबस में बेटा ये नहीं है, ना आपकी किताब में यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल शब्दों में, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई भी चेंजेस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, GDP बढ़ जाता है, नेशनल इनकम बढ़ जाता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, लोगों के सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स चेंज हो जाता है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कोई भी चेंजेस कंट्री की इकोनॉमी में होते हैं या कोई भी चेंजेस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस में होते हैं, इसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का हिस्सा यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो सारी फोर्सेस, फैक्टर्स जिसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंजेस होता है, उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री की GDP चेंज हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये चीजें आ गया, इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आ गया, डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल या इंक्रीज हो गया, रीसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री हो गया, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में अगर चेंजेस हो गया, नेशनल इनकम अगर चेंज हुआ, पर कैपिटा इनकम अगर चेंज हुआ, ये सब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे होता है। कंट्री की स्टॉक मार्केट्स में भी जो अप एंड डाउन होते हैं, दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो कोई भी चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, उसको आप इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस में गिनते हो। ठीक है, दूसरा डायमेंशन है दैट इज योर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बेटा लोगों से जुड़ा होता है, लोगों की पसंद, लोगों की नापसंद, लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों के डेमोग्राफिक्स, लोगों के फेस्टिवल्स, वैल्यूज, कल्चर, इन चीजों से यहाँ पे जुड़ा होता है। अगर मैं कहती हूँ कि आज के तारीख में लोग ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर प्रेफर करते हैं, आज के तारीख में लोग ज्यादातर वेस्टर्न पहनावा प्रेफर करते हैं, आज के तारीख में वेस्टर्न फास्ट फूड या स्नैक आइटम ज्यादा बिकते हैं, आज के तारीख में लोग ज्यादातर जो मिठाइयाँ है वो फैशनेबल डेकोरेटिव मिठाइयाँ प्रेफर करते हैं, आज के तारीख में लोगों की लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज हो गई है, आज के तारीख में आप देखोगे तो लोगों की जो चॉइसेस है, प्रेफरेंसेस है, वो चेंज हो गए हैं। तो ये सब बेटा सोशल एनवायरनमेंट में यहाँ पे आता है। याद रखना, सोशल एनवायरनमेंट लोगों से जुड़ा होता है, चाहे उनकी बिलीव्स, वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन, लिटरेसी, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कोई भी चीज हो, लोगों से जुड़ा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने अगेन आपको यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अब आज के तारीख में लोगों के घर में टीवी, AC, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये चीजें आपको ज्यादा देखने मिलती है, तो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, द वे दे लिव ये चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स, तो दिवाली है, ईद है, आपका होली है, ये बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स है जो हम सेलिब्रेट करता है। फेस्टिवल्स के टाइम जो आप कहते हैं ना ऐसे चमक धमक वाले कपड़े हैं, वो यहाँ पे ज्यादा बिकते हैं, मिठाइयाँ ज्यादा बिकती है, फूल हार वगैरह ज्यादा बिकते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स के टाइम प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, ये भी सोशल एनवायरनमेंट में आता है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, इंडिया में
जो यंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लोगों की इनकम लेवल्स है, लोगों की लिटरेसी लेवल्स है, लोगों का एजुकेशन लेवल्स है, वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, विमेन वर्कफोर्स कितना है, ये सब सोशल एनवायरनमेंट में यहाँ पे आता है। ठीक है। हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, लोगों की पसंद नापसंद, टेस्ट, प्रेफरेंस, सोच, ये सब कुछ यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट में आता है। कोई भी चीज, सिंपल शब्दों में कोई भी चीज जो लोगों से, पीपल ऑफ द सोसाइटी से जुड़ी है, वो सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़ी चीजें होती है। गवर्नमेंट अगर कोई भी नया कायदा लाता है, कोई नई पॉलिसी लाता है, कोई नई स्कीम लाता है, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सारी जो स्कीम्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो सोच है, ये सब कुछ बेटा यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। गवर्नमेंट कहता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, गवर्नमेंट कहता है कि हमें टैक्सेस चेंज करने हैं, तो गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज आ रही है, गवर्नमेंट की अगर सोच है, गवर्नमेंट अगर स्टेबल इनस्टेबल है, ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। याद रखना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, स्वच्छ भारत अभियान है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ अभियान एक्सेट्रा। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, दूसरे देशों के साथ जो गवर्नमेंट के रिलेशंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है। अब आज फिलहाल ही न्यूज में आया है कि इंडिया और यूएसए की एक नई डील हुई है, ऐसा ट्रंप ने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ है ना दोस्ती कायम रखेंगे, उनके ऊपर टैरिफ घटाएंगे। तो ये जो इंडिया के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज है, इंडिया की जो डिफरेंट पॉलिसीज है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, स्टेबल है नहीं है, अनस्टेबल है एक्सेट्रा। नेक्स्ट दैट इज द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब थिंकिंग, गवर्नमेंट की जो सोच है, क्या चीजें वो सपोर्ट करते हैं, क्या चीजें वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट की जो सोच है। ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द लीगल एनवायरनमेंट। याद रखना, इसमें जो वेरियस एक्ट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, एंड इंडिया की जो जुडिशियरी सिस्टम है, ये सारी चीजें बेटा लीगल एनवायरनमेंट में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कायदा बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया जजमेंट पास किया, हाई कोर्ट ने कायदा बनाया, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, आपकी कोर्ट के कायदे, आपके कोर्ट के जजमेंट्स, इंडिया में बेटा बहुत सारे कायदे हैं। कंपनीज एक्ट है, उसके अलावा आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है। तो ये बहुत सारे जो इंडिया में कायदे कानून है, अलग अलग जो कायदे कानून है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, ये सब कुछ बेटा आपके लीगल एनवायरनमेंट में यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम जजमेंट्स कहे, रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट कहे, वेरियस एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडिया में ऑलरेडी बनाए रखे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। याद रखना, ये रूल्स है, हर कंट्री के अलग अलग लॉ होते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में कायदे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लॉज होंगे, लेकिन इसका पालन हर वो व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है उनको करना पड़ता है। कल उठ के आप अगर किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो तो उस कंट्री के जो कायदे कानून है उनका पालन करके आपको वहां पे बिजनेस करना होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे कायदे कानून है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एक्सेट्रा। जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट आया एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट पास करता है, गवर्नमेंट ने कोई नया कायदा लाया, कोई नया कानून लाया, तो ये भी यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट पे आ जाता है। ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में जो आए दिन एडवांसमेंट्स होते हैं, नए नए आविष्कार, इन्वेंशंस होते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हमारे जो कंप्यूटर से, एक टाइम पे जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, एक बड़ा सा रूम जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, आज ये कंप्यूटर एक छोटे से लैपटॉप जितना हो चुका है।
लैपटॉप्स फोल्डिंग आ गए, टच स्क्रीन आ गए, नए फोन्स आ गए, कैमरास चेंज हो गए, स्मार्ट वॉचेस आ गए। तो बेटा ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट जो आए दिन यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले का लैपटॉप और टाइपराइटर और अभी का लैपटॉप, पहले की बुक और अभी की टैबलेट, पहले का लैंडलाइन फोन और अभी का फोन, पहले का वो रील वाला कैमरा और अभी का डिजिटल कैमरा। तो ये जो चेंजेस बेटा यहाँ पे होते हैं इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स होते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, इसी को हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट इसको माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने नई नई आते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आजकल चीजें ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत ज्यादा बिकने लगी है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लैंडलाइन फोन्स हटके स्मार्टफोन्स आ गए हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मार्केट में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आते जाती है। ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज होता है, इंप्रूवमेंट होता है, एडवांसमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार होता है, सब कुछ बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो ये है आपके 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को बच्चे नहीं जानते, बट जब मैं कहती हूं नोटबंदी, याद है वो दिन जब रात को अनाउंसमेंट हुआ था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की नोट मार्केट में नहीं चलेगी। ठीक है, तो वही जो है उसी को यहां पे बिजनेस कंसेप्ट में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8 नवंबर 2016 में ये डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया था। डेट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पे यहाँ पे आ सकती है। डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने क्या किया था, पुरानी जो 500 और 1000 की नोटें थी उसको उन्होंने डीमोनेटाइज कर दिया था, मतलब डिक्लेयर कर दिया था कि आज रात 12 बजे से ये जो पुरानी 500 और 1000 रुपए की नोटें हैं ये मार्केट में नहीं चलेगी, ना कोई सेलर इसको एक्सेप्ट करेगा, ना आप इनसे कोई भी चीज मार्केट में खरीद पाओगे। ठीक है, इसका एम क्या था, तो इसके कई सारे एम या कई सारे रीजंस थे। डीमोनेटाइजेशन किया गया, पुरानी नोटें यहाँ पे बंद कर दी गई, उनको बोल दिया कि आज से ये लीगल टेंडर नहीं है, इसको हम रुपीस के तौर पे यूज नहीं कर सकेंगे। इसका कारण क्या था, कई सारे कारण थे। हम चाहते थे कि इंडिया में जो इतना ज्यादा करप्शन होता है, जो इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सके। लोग टैक्सेस नहीं भरते थे, टैक्सेस से बचने के लिए बहुत सारा कैश घर पे स्टोर करके रखते थे। तो ये टैक्स की जो चोरी हो रही थी, टैक्स इवेजन जिसको हम कहते हैं, ये टैक्स की चोरी को हम बंद करें। तो यही रीजन से बेटा जो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस करी थी। और एक इंपॉर्टेंट रीजन था, इंडिया में जो टेररिज्म था, टेररिज्म कहीं ना कहीं ये नकली नोटें, जिनको हम काउंटरफीट नोट्स कहते हैं, नकली नोटें बनाकर यहाँ पे चीजें खरीदी जाती थी, बारूद खरीदा जाता था, तो ये भी हमें बंद करना था। ठीक है, अच्छा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि डीमोनेटाइजेशन को हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर मानते हैं। मतलब इसका एक एम था कि जो टैक्स की चोरी हो रही है, लोग जो टैक्स भरने से बचने के लिए घर पे भर भर के कैश ऐसे रख रहे हैं, उसको हम यहाँ पे बंद कर सके। दूसरा फीचर था कि डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेशन दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स ना भरना, टैक्स की चोरी करना। गवर्नमेंट एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों तक देना चाहते थे कि भाई देखो, आज तक तुमने टैक्स की बड़ी चोरी की, तुमको लगता था कौन देखता है, कौन पूछता है, अब बंद कर दो, अब हमारी जो नजर है ना आपके ऊपर है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम भी यहाँ पे उन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे नहीं समझ पाते, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए बेटा, टैक्स से बचने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बिजनेस पर्सन है जिसकी सालाना इनकम है या प्रॉफिट है लेटर से 50 लाख रुपया, अब वो कहते हैं कि अगर मैंने गवर्नमेंट को बता दिया कि मेरा सालाना 50 लाख रुपया प्रॉफिट होता है तो वो मेरे से बहुत सारा टैक्स यहाँ पे ले लेंगे। वो क्या करते हैं, जानबूझ के अपनी इनकम को कम दिखाते हैं। कमाते हैं सालाना 50 लाख रुपया, गवर्नमेंट को कहते हैं मैं तो साल का बस 20 लाख कमाता हूं। अब अगर मैंने पैसा कमाया, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
ठीक है, या उससे अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदोगे, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होगा, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, गवर्नमेंट आएगा भाई। तुम कह रहे थे साल का 20 लाख कमाते हो, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से खरीदी भाई, पैसा कहां से आया, बताओ बताओ। बैंक अकाउंट में डाला, वापस गवर्नमेंट आएगा। तुम कहते हो 20 लाख कमाते हो, खाते में 50 लाख जमा हो रही है, पैसे कहां से आए। तो इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जनरली ये पैसे को कैश के फॉर्म में या गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा के फॉर्म में घर में स्टोर करके रखते हैं कि भाई घर पे पैसा स्टोर करेंगे। अब मेरे घर पे कितना पैसा है गवर्नमेंट को क्या पता, राइट। अब घर में अगर आप पैसा स्टोर करते हो, ये पैसा घर में बैठे बैठे तो बढ़ने नहीं वाला। अच्छा, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई बैंक है, बैंक को हम एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं ना, तो जैसे कोई एक बैंक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक का दो काम होता है। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास पैसे की बचत है, तो मैं क्या करती हूँ, बैंक में ये पैसा जाके डिपॉजिट कर देती हूँ, एफडी करती हूँ, आरडी करती हूँ, सेविंग्स अकाउंट में रखती हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ये पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ। बैंक मुझे रिटर्न में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, बैंक मुझे रिटर्न में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। तो मेरे पास बचत है, मैं बैंक में जमा कर दूंगी, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये पैसे का बैंक क्या करता है, जैसे मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक यही पैसा जो है लेंडिंग के लिए, जिसको हम क्रेडिट भी कहते हैं, लोन्स देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए, बैंक यही पैसा यहां पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे जो बिजनेसेस है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज है, एक्सेट्रा, इनको पैसा बैंक से लोन के तौर पे मिलता है, बिकॉज हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक हमसे पैसा लेता है, उनको उधारी पे देता है। अच्छा, इसके सामने बैंक जब इनको उधारी पे पैसा देता है, तो इनसे बैंक जो है इंटरेस्ट रिसीव करता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एक्स बिजनेस को यहाँ पे लोन दिया, लोन के ऊपर बिजनेस ने मुझे यहाँ पे 12% इंटरेस्ट दिया। अब मैं क्या करूंगी, 12% में से 6% इंटरेस्ट मैं आपको दे दूंगी, बाकी का जो 6% है वो बैंक के लिए यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पे काम करता है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, मैंने गवर्नमेंट से पैसा छुपाया हुआ है, मैं बैंक में तो जमा करूंगी नहीं। बैंक में अगर डिपॉजिट आएगी नहीं तो बैंक बिजनेस को लोन दे नहीं पाएगा। बिजनेस के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, तो बिजनेसेस नहीं बन पाएंगे, बिजनेसेस स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे, ना एक्सपैंड कर पाएंगे। इससे एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये स्लो हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहता भाई ये हम होने नहीं देंगे, हमें हमारी कंट्री को ग्रो डेवलप करना है, तो इसलिए पैसा बैंकों में आने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम में आना जरूरी है, तो इसके लिए डिमोनेटाइजेशन यहां पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन ये है टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। बेसिकली हम चाहते थे कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो धीरे धीरे बढ़े। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन आया, उसके पहले इंडिया में 98% ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। भाई लोग है ना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये चीजें भी खरीदने जाते थे ना, कैश देके खरीदते थे। एज इट इज सभी इंडिया में क्रेडिट कार्ड कल्चर ज्यादा नहीं था, ना लोग ज्यादा डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, डरते थे ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन आया, पैसा होते हुए भी पैसा नहीं है, 2-2 हजार रुपए के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाके ये फोन पे, ये जी पे, वो पे, दे पे, ये सब चीजें मार्केट में आई। और आज अगर 10 रुपए की चीज खरीदने ना, लोग जाते हैं स्कैनर दे। हाँ, तो गवर्नमेंट चाहता था कि धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, कितना पैसा खाते में आया जाना, ये आसान हो जाता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आप जल्दी छुपा नहीं सकते, तो इससे जो टैक्स इवेजन है, टैक्स की जो चोरी हो रही थी, वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे, आपके लिए सिलेबस इतना ही है। सीयूईटी देने वाले हो तो एडिशन क्वेश्चन है जो अभी मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। बाकी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं बाबू, आपको यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैनेजरियल रिस्पॉन्स यहाँ पे करके जाना है। तो क्विकली इसको भी हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, सो दैट सारे बच्चों के लिए ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने 1991 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, जिसको काफी लोग एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, ये यहां पे अनाउंस की थी।
अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द पॉलिसी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला। फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी बहुत बुरी थी। ब्रिटिशर्स गए थे, बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन करके गए थे, एग्रीकल्चरल कंडीशंस खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का खराब था, ना सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ था, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ था। इंडिया के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज खराब हो गए थे, इंडिया के गुड्स का नाम वो खराब करके गए थे। इन शॉर्ट, इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गवर्नमेंट ने काफी हद तक इंडिया को डेवलप करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बिजनेसेस को लोन दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप किया। बट फिर भी गवर्नमेंट पैसे लगाता था, वो डूबते थे, वापस लगाता था, डूबते थे। पैसा खत्म हो गया, वैसे भी हमारे पास ज्यादा नहीं था। दूसरों से हमने लोन मांग के अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। एक कंट्री को बोला थोड़ा लोन देना, लोन हमने लिया, इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया। अब कंट्री बोलता है भाई मेरा पैसा वापस दे। हमने दूसरे कंट्री से लोन लिया, इसको वापस दिया। अब दूसरा कंट्री ने कहा मेरा पैसा किधर गया? हमने तीसरे कंट्री से लोन लिया, दूसरे को दिया। तीसरा कंट्री कहता है पैसा दे दे भाई, टाइम हो गया। चौथे कंट्री से लोन लिया, तीसरे कंट्री को दिया। ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करते रहे। एक दिन सबको पता चल गया कि इंडिया तो डेट ट्रैप, कर्जे के जाल में फंस चुका है। फाइनली हम गए द पप्पा ऑफ ऑल बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक को बोला वर्ल्ड बैंक मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कंट्री दे नहीं रहा, मेरे को कंट्री को ग्रो डेवलप करना है, पैसा दे दो। वर्ल्ड बैंक ने कहा भाई एक शर्त है, तुम मेरे को ये बताओ तुम मेरा पैसा चुकाओगे कैसे वापस? तब जाकर गवर्नमेंट, जब ये डेट ट्रैप में फंसा था, पैसा नहीं था, हार्डली इतने पैसे बचे थे कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स हम अफोर्ड कर सकते थे, एकदम ऐसा अलार्म की घंटी टिंग 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 बज रही थी, तब जाकर हमने ये पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस की थी। इंडिया के लिए पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रही, जिसने हमारे देश को डेट ट्रैप से, इकोनॉमिक डाउनफॉल में गिरने से यहाँ पे बचाया था। पॉलिसी के 3 हिस्से थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए इसको एलपीजी पॉलिसी या तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तीनों हिस्सों को एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा फ्रीडम देना, ज्यादा छूट देना। लिबरल पॉलिसी है मतलब फ्रीडम है, छूट है। वैसे पहले इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। अगर आप बिजनेस करना चाहते थे तो बहुत सारे लाइसेंसेस, पेपर वर्क, पॉलिसीज बहुत ज्यादा थी। ये लाइसेंस भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये पॉलिसी, ये पेपर, वो पेपर, बहुत डिफिकल्ट था बिजनेस करने के लिए। इसीलिए काफी लोग बिजनेस नहीं कर पाते थे। फॉरेन कंपनीज इंडिया में नहीं आना चाहती थी इन कारणों की वजह से। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो बिजनेस करना इंडिया के लिए आसान बना दिया। जो ये अननेसेसरी पेपर वर्क, लाइसेंसेस थे, ये सब उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, अगर आप बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू बिजनेसेस जिसमें थोड़ा सा रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, लोगों की जान का सवाल होता है, तो ऐसे बिजनेसेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कपड़े बेच रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, जूते बना रहे हो, तो इसमें ज्यादातर लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इंडिया में लिबरलाइजेशन अनाउंस किया था। सबसे पहले उन्होंने अननेसेसरी जो लाइसेंसेस, रेगुलेशंस थे उसको पहले हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कितने लेवल पे करना चाहते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। मैं 4 फैक्ट्री खोलना चाहूँ कि 40 फैक्ट्री खोलना चाहूँ, पहले इस पे भी रोक थी कि और एक फैक्ट्री क्यों खोल रहे हो, नहीं खोल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने सब हटा दिया, कोई रोक टोक नहीं। आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहो, जितना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहो, जितनी फैक्ट्री डालना चाहो, आप करो। बैरियर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स जो पहले हुआ करता था, जैसे मुझे अगर कोई चीज इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी में दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती हूँ, अब इसमें भी रोक टोक थी भाई, इतना इंपोर्ट कर सकते हो, साल में एक ही बार कर सकते हो, एक ही मशीन कर सकते हो, वो भी हटा दिया। फ्रीडम टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज कितने दाम पे बेचने हैं ये तय करने का फ्रीडम पहले आपके पास नहीं था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्रीडम भी दे दिया। नेसेसिटीज जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी, तो नेसेसिटीज जो थी, गैस सिलेंडर्स, ये वो, उसके ऊपर गवर्नमेंट के रोक टोक थे, बट बाकी गुड्स के ऊपर नहीं थे। टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट ने कम कर दिया कि भाई हम टैक्स कम लेंगे, बिजनेसेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो ज्यादा कमा पाएंगे, तो और लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव कर दिया। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मतलब एकदम सरदर्द था, इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज, रेस्ट्रिक्शंस, कायदे कानून, लाइसेंसेस थे, बहुत डिफिकल्ट था।
गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे कम कर दिए थे। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इसकी वजह से आने लगा था और कहीं ना कहीं इंडिया में बिजनेसेस ग्रो होना शुरू हो गए। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि जो भी रोक टोक, रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसेस है जो जरूरी नहीं है उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया और इंडिया में एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आए, मतलब बिजनेस करना आसान हो गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज प्राइवेटाइजेशन। 1991 के पहले मेजॉरिटी जो सेक्टर्स है इंडिया में उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी। एयरलाइन सेक्टर मेरा, बैंकिंग सेक्टर मेरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर मेरा, ये सेक्टर मेरा, रेलवेज मेरा। अरे भाई सारे में तुम्हारा मोनोपोली है, तो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है करेगा किस चीज का? सब तो आप मोनोपोली लेके बैठे हो। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अभी बस हो गया, ये सेक्टर भी मेरा, वो सेक्टर भी मेरा, हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं। तो गवर्नमेंट के अंडर जो स्टेट ओन्ड एसेट्स थे, जो उनके अंडर डिफरेंट मोनोपोलीज थी, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया। ये मोनोपोली को हटा के उन्होंने इन सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री करने अलाउ कर दिया था। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो ये जो पब्लिक सेक्टर्स है, ठीक है, अब देखो एक चीज को यहाँ पे समझो, गवर्नमेंट सारा काम नहीं कर सकता, सारे सेक्टर्स भी मेरे, एक देश भी मैं चलाऊंगा, फाइनेंस भी मैं देखूंगा, नहीं पॉसिबल है। अब देश चलाओ, ये सेक्टर देखो, वो बिजनेस देखो, ये करूं। गवर्नमेंट ये बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे थे। काफी इनके बिजनेस सेक्टर्स ऐसे थे जो कंटिन्यूसली लॉस में जाते 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 जा रहे थे, गवर्नमेंट का पैसा उसमें डूब रहा था। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि भाई देखो ऐसे जो भी बिजनेसेस या सेक्टर्स है इनको हम कहते हैं सिक यूनिट्स, मतलब जो काफी सालों से नुकसान में जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा या तो हम ये सेक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करके इसमें बदलाव लाके इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, या तो हम इनको बंद करके प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे कि भाई हमसे नहीं संभाला जा रहा, नहीं चला पा रहे, तो उनको सौंप देते ना, वो उसको चलाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी सेटअप किया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको BIFR बोर्ड भी यहाँ पे कहते हैं। उनको कहा कि देखो भाई हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो सिक एंटरप्राइजेस है, लॉस में कंटिन्यूसली जा रहे हैं, आप इनको स्टडी करो, देखो कि क्या हम इनको प्रॉफिट मेकिंग में वापस ला सकते हैं, अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो इनको आप बंद करके प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो। तो इनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट का जो पैसा था, शेयर था, ओनरशिप था, वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे एक तरीके से डाइल्यूट हो गया। पहले के तारीख में जो 51% ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल था, गवर्नमेंट के वो बिजनेसेस थे, उन्होंने वो सारी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को बेच दी और ये सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर यहाँ पे कर दिए। पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली 17 सेक्टर्स पे हुआ करती थी, धीरे धीरे कम करते करते आज के तारीख में सिर्फ 3 सेक्टर्स है, जो कि है डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। ये 3 ही सेक्टर्स है बेटा जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली आज के तारीख में चलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिक्योरिटी रीजंस के वजह से है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बस रहे हैं जिसमें आज के तारीख में गवर्नमेंट मोनोपोली है, बाकी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग अ बाउंड्री लेस इकोनॉमी। पहले कैसे था, इंडिया जो है बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करता था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी कि हम दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडिया के इंडिया बनाएंगे, इंडिया के इंडिया बेचेंगे, ये थी। हमने क्या किया, ये जो एक क्लोज इकोनॉमी थी धीरे 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 करके उसके दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी से हमने उसको एक ओपन इकोनॉमी बनाया, धीरे धीरे बाकी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड करना शुरू किया, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, एंड बाकी देशों के साथ भी हमने इंडिया को यहाँ पे जोड़ दिया। तो इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमी हमने बना दिया जो डिफरेंट अदर कंट्रीज के साथ यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस रखता था। ठीक है, अच्छा ये तो इकोनॉमिक्स है। बच्चे काफी बार कहते हैं मैम इकोनॉमिक्स यहाँ पे कैसे आ गया, बताती हूँ। इस चैप्टर में जब आप LPG पॉलिसी पढ़ते हो तो ये पॉलिसी पढ़ना जरूरी नहीं है, पॉलिसी आपको बहुत ब्रीफ में बताई गई है सिर्फ इसीलिए, ये समझने के लिए कि जब इतना बड़ा इकोनॉमिक चेंज इंडिया में आया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो जब इतना बड़ा चेंज इंडिया में आया तो उसका भी तो असर बिजनेसेस पे हुआ होगा, और चेंज इतना बड़ा था तो असर भी ज्यादा हुआ होगा। तो भाई बिजनेसेस पे ये पॉलिसी का असर क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा,
बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने देखा, फॉरेन कंपनीज में देखा, अब इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, आसान हो गया है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, चलो भाई इंडिया बिजनेस करते हैं, चलो भाई इंडिया बिजनेस करता है। इतनी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गई कि उस जमाने में जो इंडिया की कंपनीज थी, इनके लिए तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ा तो इनको तगड़ी लड़ाई करनी पड़ती थी इंडिया के मार्केट में सरवाइव करने के लिए, अपना बिजनेस टिकाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपैक्ट ये हुआ कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे बन गया। देखो सदियों से अगर आप देखोगे ना, भले इंडिया में बिजनेस बहुत ज्यादा था, इवन अगर ब्रिटिशर्स ईरा के पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में बिजनेस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेल्थ था, बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड करते थे, सब करते थे भाई। फिर भी टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहे थे। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, आज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे ही चलते हैं। लेकिन जब ये वेस्टर्न कंट्रीज आई इंडिया में, जब विदेश से फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने आई, ये तो टेक्नोलॉजी में हमसे 4 कदम आगे। अब इनसे मैच करना, इनके हिसाब से टेक्नोलॉजी को मैच करना डिफिकल्ट होते गया था इंडियन बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो भाई ये चीजें भी हमें यहाँ पे देखनी पड़ी। नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब इंडियन बिजनेसेस एक चीज समझ गए थे कि अगर मार्केट में टिकना है, बिजनेस को यहाँ पे बचाना है ना, तो हमें कंटिन्यूसली अपने बिजनेस में बदलाव लाते रहना पड़ेगा। ये फॉरेन कंपनीज, उनकी कंपटीशन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके प्रोडक्ट्स, उनके एडवांसमेंट्स, इनसे हमें भी मैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। देखो बेटा, अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसे एम्प्लॉयज भी तो चाहिए ना। तो धीरे धीरे इंडिया में जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एमबीएस है, ये ऐसे डिग्री वाले ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो लोगों की एजुकेशनल लेवल चेंज हुई, लोग ज्यादा क्वालिफिकेशंस लेने लगे, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी इंडिया में एक तरीके से डेवलप करने लगा। ज्यादा स्किल्स एंड डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी। राइट, मार्केट ओरिएंटेशन। अच्छा, पहले कैसे हुआ करता था मालूम है? देख भाई, मार्केट में ना यही मिलता है, लेना है तो ले, वरना जा। क्योंकि पहले कंपटीशन ही नहीं था, जो मिलता था वही लोगों को खरीदना पड़ता था। कंपटीशन आया, लोगों के पास चॉइस आई। अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यही मिलता है, लेना है तो ले, वरना मत ले। वो बोलेगा ठीक है, मैं बाजू में जा रहा हूं, उधर से ले लूंगा। जी हाँ, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को बदलना पड़ा, हमें लोगों की पसंद नापसंद समझकर फिर अपने प्रोडक्ट्स बनाने पड़े। ये जो एक सेलर या तो मैन्युफैक्चरर ओरिएंटेड मार्केट थी ना, कि मैन्युफैक्चर की चलती थी, मेरे को जो बनाने का मैं वही बनाएगा, लेना है तो ले, वो शिफ्ट होके कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बन गया। कंज्यूमर बोलता है देख भाई, मेरे को ये चाहिए, इतने में चाहिए, देना तो देना, तो बाजू में जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक मार्केट ओरिएंटेशन जो है शिफ्ट हुआ था। सेलर के ऊपर जो, सर के ऊपर जो ताज था, वो हटके कंज्यूमर के ऊपर चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस थे, उसके लिए एक बात क्लियर थी, तुम बिजनेस कर सकते हो, कमा सकते हो, करो, नहीं कर सकते हो, लॉस में जा रहे हो, बंद करो। ये अब नहीं चलेगा कि तुम नुकसान करते जाओ हम देते जाए, तुम करते जाओ हम देते जाए, ये बंद कर दो। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि भाई लॉस में अभी हम बिजनेसेस को यहाँ पे रन नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। बहुत सारे बिजनेसेस धीरे धीरे एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रखने लगे। उनको पता था कि अगर हमें ग्रो करना है, अगर अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करना होगा। चाहे आप रिलायंस की बात करो, टाटास की बात करो, इन्होंने अपने बिजनेसेस को एक्सपोर्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो करना, एक बड़ा नाम बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मैनेजरियल रिस्पॉन्स। ये चेंजेस आए, कंपटीशन बढ़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा, तो बिजनेसेस ने इसका कैसे रिस्पॉन्स दिया, या मैनेजर्स ने अपने बिजनेसेस में क्या चेंजेस यहाँ पे इनिशिएट किए? सबसे पहला है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। कंपनीज जो है धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होने लगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो जो बनाते थे, अलग अलग बिजनेस प्रोडक्ट्स जो बनाते थे, प्रोडक्ट लाइंस थे, उसमें यहाँ पे एंटर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने कंपनीज लगी थी। जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। जैसे मारुति और सुजुकी का जॉइंट वेंचर था, हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर था। तो कंपनीज ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जॉइंट वेंचर्स करना, कोलैबोरेट करके बिजनेस करना शुरू कर दिया था। लोगों ने धीरे धीरे ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया कि मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपनी कंपनी का एक नाम बनाना पड़ेगा। तो ब्रांड बिल्डिंग, लोगोस बनाना, प्रचार करना, मार्केटिंग करना, ये चीजें शुरू हो चुकी थी।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में भी यूज होना शुरू हो गई थी, बिकॉज उनको पता था कि भाई फॉरेन कंपनीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके लेटेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, तो हमें भी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन यहाँ पे करना होगा। कंपेंसेशन लेवल्स इंक्रीज हुए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे जरूरत बढ़ी, जो लोगों के पास स्किल्स थी, डिग्रीज थी, नॉलेज थी, टैलेंट था, धीरे धीरे उनके कंपेंसेशन लेवल, सैलरीज, ये सब यहाँ पे इंक्रीज हुए। मार्केट जो है कस्टमर फोकस यहाँ पे बन गया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट ओरिएंटेशन हुआ था, अभी कस्टमर फोकस मार्केट बन गया था कि भाई कस्टमर को जो चाहिए, जो उनकी नीड्स वांट्स है, उस हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना यहाँ पे शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का जो ये वीडियो है मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। पूरे की पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किया है। जाहिर सी बात है कि मैंने आपको सिर्फ एक MCQ होमवर्क के तौर पे दिया है भाई साहब, तो उसको प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चैप्टर को बहुत इन डिटेल कराया है तो आपके लिए 100% यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी, बट आज के लिए यहीं पे मैं आपको सी ऑफ करती हूँ। सो टडा बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।